बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने रिजर्व्यूज़ के साथ काम करना देखा था। आज थोड़ा सा उसको एडवांस लेके जाते हैं। एक हमने सोल्यूशन के नाम से हमने प्रोजेक्ट बनाया था, उसी को दोबारा ओपन करते हैं। हमने ये वर्किंग विद रिजर्व्यू एक व्यू बनाया था। इसके ऊपर हमने कुछ फॉर ईच के लूप और जो रिजल्ट का सिंटैक्स है इसके हवाले से हमने पढ़ा था। आज हम कंट्रोलर से कोई डाटा सेंड करेंगे व्यू को, और वो डाटा हमने शो करवाना है। और कुछ इसी तरह HTML बनाएंगे, तो HTML के साथ कैसे काम करना है इस चीज़ को देखेंगे। मैं यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाता हूँ, एम्प्टी कंट्रोलर, पर्सन कंट्रोलर का नाम देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ काम करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई डाटा फेच करना चाहता हूँ डेटाबेस से। मेरे पास वो डाटा जो है वो एक स्ट्रिंग में नेम है किसी भी बंदे का, और एक स्ट्रिंग में उसका प्रोफेशन है, और स्ट्रिंग में कोई प्रोफाइल है। प्रोफाइल के मतलब मैं यहाँ पे बोल्ड करना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर को, बी ख़त्म, डेवलपर एंड IT। अब ट्रेनर को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। यो मेरे पास डेटाबेस में कुछ इस तरह से तीन चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे पास डेट टाइम के फॉर्मेट में DOB मौजूद है, न्यू डेट टाइम। पहले आप ये लिखेंगे, फिर मंथ, फिर डेट। ये सारी चीज़ें मैं डेटाबेस से लेके अब मैं व्यू को सेंड करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। और ये मैं शो करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक की, ऐड व्यू, व्यू का नाम ये रहने देता हूँ, बाकी सारा कुछ ऐसे ही रहने देता हूँ। एडमिन लेआउट जो हमने लास्ट टाइम पे बनाया था, एक बिल्कुल सिंपल सा लेआउट, उसी को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं टेबल में शो करवा देता हूँ। सबसे पहले नेम यहाँ पे शो करवाऊंगा, दूसरे कॉलम में डेट ऑफ बर्थ शो करवाऊंगा, और तीसरे कॉलम में प्रोफेशन। इसी तरह यहाँ मैं तीन TDs बना लेता हूँ, इनके दरमियान में वही डाटा शो करवाऊंगा, और इनको TD के बजाय मैं TH कर लेता हूँ। ये टेबल हेडर बन जाएंगे। TH। अब ये सारा डाटा मैंने सेंड करना है, तो मेरे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं। मैं ये डाटा सेंड कर सकता हूँ कंट्रोलर से व्यू को। सबसे पहले वाया मॉडल, मैं मॉडल के थ्रू डाटा सेंड कर सकता हूँ। कैसे? लेकिन मॉडल के थ्रू मैं एक चीज़ सेंड कर सकता हूँ, तीनों वेरिएबल में से किसी एक चीज़ को मैं सेंड कर सकता हूँ वाया मॉडल। तो आमतौर पे ये रिकमेंडेड नहीं होता कि आप वाया मॉडल डाटा सेंड करें। डाटा वाया मॉडल आप तब सेंड करते हैं जब डाटा एक मॉडल की फॉर्मेट में होता है। अभी हमने मॉडल को नहीं पढ़ा, तो इस चीज़ को हम स्किप करते हैं, वाया मॉडल सेंड नहीं करते। दूसरा हमारे पास मेथड है व्यू बैक एंड व्यू डाटा।
आप ऑनलाइन बहुत सारे लेक्चर देखे, आपको मुख्तलिफ बता रहे होंगे लोग कि व्यू बैग में डाटा कब भेजना चाहिए, व्यू डाटा में कब डाटा भेजना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो इंशाल्लाह आपको यूट्यूब से, गूगल वगैरह से कोई बंदा भी नहीं बता रहा होगा। मेरा दावा है, क्या पता कोई बता रहा हो, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कोई बता रहा हो। सबसे पहले तो व्यू बैग में मतलब आप डिफरेंट बैग्स बना के जाते हैं, कंट्रोलर में बैग बनाते हैं, और जब ये कंट्रोलर व्यू की तरफ अपना डाटा सेंड करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ आपके बैग्स भी लेके जाता है। तो ये छोटे छोटे बैग्स जो हैं, इन बैग में हम ये डायनामिक वेरिएबल की तरह होते हैं। डायनामिक वेरिएबल का मतलब है डॉट के बाद आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखें। मिसाल के तौर पे मैं नेम लिखता हूँ, नेम में नेम स्टोर कर दिया, व्यू बैग डॉट। अब प्रोफाइल के बजाय मैं यूज़र प्रोफाइल लिख रहा हूँ, और इसमें डाटा स्टोर कर रहा हूँ प्रोफाइल। तो ज़रूरी नहीं कि मैं व्यू बैक कि जो यहाँ पे मैं लिखूँ वही मैंने लिखना है। यहाँ पे वेरिएबल लिखनी है जिसके अंदर डाटा स्टोर्ड है, और यहाँ पे उसका वो इंडेक्स बनाना है जहाँ आप डाटा स्टोर करना चाहते हैं। इसी तरह व्यू बैक डॉट डीओबी, डीओबी बल्कि इसको मैं जानबूझ के चेंज कर देता हूँ, व्यू बैक डॉट डेट ऑफ बर्थ। केस सेंसिटिव है, आपने केस का ख्याल रखना है। मैं गो टू व्यू करता हूँ, और ये प्रोफेशन लिखना था, प्रोफेशन, व्यू बैक डॉट प्रोफेशन इज इक्वल टू प्रोफेशन। ये चार चीज़ें मैंने स्टोर कर दी इधर, छोटे छोटे बैग्स बना लिए इनके। अब मैं गो टू व्यू करता हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी चीज़ चाहिए होगी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। एट द रेट व्यू बैग डॉट नेम, एट द रेट व्यू बैग। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने डेट ऑफ बर्थ को मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ। एट द रेट व्यू बैग डॉट प्रोफेशन, और इसके बाद प्रोफाइल था। प्रोफाइल एक नेक्स्ट दूसरी लाइन बनाते हैं, इसमें सिर्फ प्रोफाइल टी टी कॉल स्पेन 3 कर लेते हैं, और व्यू बैक डॉट, इसको आई थिंक मैंने यूज़र प्रोफाइल लिखा था। यहाँ पे देखें कि यहाँ मैंने डेट ऑफ बर्थ को मैंने कुछ इस तरह स्टोर किया था, डेट ऑफ बर्थ। डॉट लगाता हूँ या कुछ भी नहीं आता। उसकी वजह है, जब आप स्ट्रिंग है को यूज़ कर रहे हैं और कोई ऑपरेशन आपने नहीं करना तो आप इस तरह लिख लें। फर्ज किया आपने नेम को अपर केस में लिखना है, ये भी एक स्ट्रिंग है लेकिन आपने इसको कोई ऑपरेशन नहीं करना था, आपने एज इट इज व्यू बैक डॉट प्रोफेशन लिखा तो हो गया। लेकिन जितनी चीज़ों पे कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं वहाँ इनकी टाइप आपको यहाँ पे डिक्लेयर करनी होगी और वो चीज़ गेट करनी होगी, उसके बाद आप उसमें कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे स्ट्रिंग में नेम होगा, कहाँ से आएगा, व्यू बैक डॉट नेम से आएगा। इसी तरह डे टाइम में डीओबी होगी जो कि व्यू बैक डॉट डेट ऑफ बर्थ से आएगी। अब देखें ये वेरिएबल बन गया जिस तरह नॉर्मल एक वेरिएबल होता है। तो अब अगर यहाँ पे आप डीओबी लिखेंगे और डॉट लगाएंगे आपके पास सारी फंक्शनैलिटी आ रही है। तो शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, तो ये शॉर्ट डेट की फॉर्मेट में हमें दिखा देगा। और इसी तरह नेम हमने अपर केस में दिखाना है, तो नेम डॉट टू अपर, ये हो गया। और यूज़र प्रोफाइल एट द, यहाँ एंड पे सेमी कॉलन नहीं लगाया जाता है। कंट्रोल F5 करें, हमने इंडेक्स पे बनाया है और पर्सन के इंडेक्स पे। मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखें कि इसको बल्कि मैं बॉर्डर वगैरह भी लगा देता हूँ, बॉर्डर 1। यहाँ पे देखें नेम में तो हसनैन आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया। डेट ऑफ बर्थ में भी 23 मार्च 1986 आ गया, ये भी ठीक है। प्रोफेशन में भी हमने जो लिखा था वो एज इट इज़ हमें मिल गया, और नेम अपर केस में भी हो गया, ठीक है। डेट अपने कस्टम फॉर्मेट में जो हम करना चाहते थे वो भी आ गई। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि HTML एज इट इज़ ने प्रिंट कर दिया है, उसने बी को बोल्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया। अगर मैं इसको यहाँ पे व्यू पेज सोर्स करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पे एंड एल टी, ठीक है, लेस देन का साइन एंड ग्रेटर देन का साइन, इसने इनको एचटीएमएल एंटिटीज में कन्वर्ट कर दिया। जो हमने एचटीएमएल के कोर्स में एंटिटीज पढ़ी थी, जिस तरह ये एंड था तो एंड को इसने एमपी कर दिया, हालांकि मैंने यहाँ पे ए एंड वो सिंबल लगाया था, तो इसने एम परसेंट वाला साइन बना दिया। तो यहाँ से जितनी एचटीएमएल एंटिटीज में चीज़ें कन्वर्ट हो सकती हैं वो उनको कन्वर्ट करके भेजता है, यहाँ से कोड आपको शो नहीं कराता। यहाँ से मतलब भेजता तो इसी तरह ही है, व्यू जो है उनको डिकोड नहीं करता, उनको एचटीएमएल के तौर पे ट्रीट नहीं करता, बल्कि उनको एक स्ट्रिंग के तौर पे करता है। अब यूज़र प्रोफाइल का डाटा चूँकि एचटीएमएल फॉर्मेट में है, मैंने इसको बी को बोल्ड और यू को इटैलिक दिखाना है। ये सेफ्टी के पर्पज़ के लिए है कि यूज़र जो है ना कहीं से आपको डाटा ले रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा डाटा भेजे जिससे कुछ और बनता हो, वो कोई भी कोड एग्जीक्यूट करवा सकता है ना, एचटीएमएल का कोड है उसमें अपना कोड वो एग्जीक्यूट करवा सकता है, उसे रोकने के लिए आप यहाँ पे सिर्फ वो कोड एचटीएमएल के तौर पे एग्जीक्यूट करवाएंगे जो आप चाहेंगे, बाकी सारा कोड नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा html.raw, html.raw, इसके अंदर आप यूजर डॉट प्रोफाइल लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये एक रॉ एचटीएमएल आ रहा है आपके पास, आपने इसको एचटीएमएल के तौर पे रेंडर करना है, ना कि एक स्ट्रिंग के तौर पे। अब अगर इसको मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे सॉफ्टवेयर जो है बोल्ड हो गया है और ट्रेनर अंडरलाइन हो गया। तो ये हम एचटीएमएल को रेंडर करने के लिए @html.raw यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें व्यू बैग में भेजी हैं, तो व्यू डाटा में अगर भेजनी हो तो कैसे भेजेंगे। मैं इन सारी चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, दोबारा लिखता हूँ और व्यू बैग की जगह व्यू डाटा लिखता हूँ। अगर यहाँ पे मैं शिफ्ट आल्ट प्रेस करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और शिफ्ट आल्ट प्रेस करके यहाँ एंड पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए सारे कर्सर इकट्ठे हाईलाइट हो गए। मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ, सारे इकट्ठे डिलीट होंगे। अब यहाँ पे मैं व्यू बैग के बजाय व्यू डाटा लिखूंगा, लेकिन ये हिंट्स आपको नहीं देगा फिर, क्योंकि आप मल्टी लाइन में लिख रहे हैं। व्यू डाटा, व्यू डाटा में चीज़ें इस तरह स्टोर होती हैं, जिस तरह अरे के इंडेक्स भी होती हैं, कुछ इस तरह। ये सारी चीज़ें मैंने व्यू डाटा पे स्टोर कर दी। अब जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो इसको कैसे यूज़ करूँगा, ये सारा भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ये व्यू बैग से मैंने किया था, ये दोबारा पेस्ट कर दिया। इसी तरह ये दो लाइनें भी कमेंट कर देता हूँ, ये मैंने व्यू बैग से किया था। अब यहाँ पे मैं भी लिखता हूँ व्यू डाटा, डाटा में नेम, और इसी तरह व्यू बैग की जगह व्यू डाटा और व्यू डाटा में डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे देखिए कि स्ट्रिंग में एरर दे रहा है, यहाँ पे नीचे डीओबी में भी एरर दे रहा है। मैं मजीद इसको जूम कर देता हूँ। तो इसका क्या मतलब है, असल में ये जो व्यू डाटा है ये आपको व्यू डाटा डिक्शनरी टाइप का एक ऑब्जेक्ट देता है। आप इसको आपको बताना पड़ेगा कि ये एज स्ट्रिंग होगा, ठीक है, और ये एज डेट टाइम होगा, ऐसे भी बता सकते हैं। और मतलब कहीं भी आप बता सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे ये नहीं बताने दे रहा, एज डेट टाइम आप नहीं बता सकते, तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। हमने कन्वर्ट टू वाली क्लास पढ़ी थी, डेट टाइम डॉट पार्स भी पढ़ा था, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। इस सूरत में ये आपको कन्वर्ट करके दे देगा, लेकिन इसको टू स्ट्रिंग करें आप, और उसके बाद वो आपको कन्वर्ट करने देगा। अब जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट, तो वहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे व्यू डाटा लिखेंगे, बाकी सारा वही है। यहाँ भी व्यू बैग की जगह व्यू डाटा, तो आप डाटा व्यू बैग के ज़रिए भी भेज सकते हैं और व्यू डाटा के ज़रिए भी भेज सकते हैं। जैसे सॉरी, यहाँ पे डॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे अरे का इंडेक्स बताएंगे। अब व्यू डाटा और व्यू बैग में फ़र्क क्या होता है, इसके लिए आप इंटरनेट सर्च कीजिएगा खुद ही और देखिएगा लोग क्या राय देते हैं अपनी। फिलहाल मैं इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ, जो यहाँ पे आउटपुट थी।
इसी को मैं यहाँ पे खोलता हूँ, तो ये देखें जो डाटा वहाँ पे आ रहा था एज इट इज़ यहाँ पे आ गया है। जैसे व्यू बैग से भेजा ऐसे व्यू डाटा से, व्यू बैग से आसानी से हमने कर लिया और हमें कन्वर्जन वगैरह नहीं करनी पड़ी, जबकि व्यू डाटा के थ्रू किया तो हमें कन्वर्जन करना पड़ी। अब अगर मैं ये व्यू डाटा के थ्रू जो काम किया मैं ये कमेंट कर देता हूँ, और ये व्यू बैग के थ्रू जो किया इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, और इसी तरह यहाँ पे व्यू बैग की जगह, व्यू डाटा की जगह व्यू बैग वाला कोड अनकमेंट कर देता हूँ। अब मैंने डाटा सारा सेंड जो किया है वो व्यू डाटा के थ्रू किया है, लेकिन यहाँ जो रिसीव कर रहा हूँ वो व्यू बैग के थ्रू कर रहा हूँ। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखें सेम रिजल्ट। अब मैं आपको एक राज की बात बताने लगा हूँ जो मैंने आपको कहा था कि कहीं भी नहीं लिखी होती। आप कोई भी डाटा व्यू बैग में सेंड करें और रिसीव आप व्यू डाटा से कर लें, आपकी मर्जी। आप कोई डाटा व्यू डाटा से सेंड करें और व्यू बैग में रिसीव कर लें, या व्यू बैग में सेंड करें व्यू डाटा से रिसीव कर लें। आप यूँ समझें कि एक टीसीएस है और एक लेपर्ड कोरियर सर्विस है, दोनों की एक ही गाड़ी जाती है। तो आप बेशक टीसीएस से रजिस्टर करवाएं, आपकी मर्जी, या लेपर्ड कोरियर को यूज़ करें, आपकी मर्जी। जब गाड़ी आपका सामान लेके जाएगी तो एक ही गाड़ी होगी, आगे आप को बताना नहीं पड़ेगा कि मैंने टीसीएस से भेजा है या मैंने लेपर्ड कोरियर से भेजा है। जिससे मर्जी भेजा वो उस एक गाड़ी से मिलेगा। तो यूँ समझे कि यहाँ हमारे जो बैग सेंड होते हैं वो भी डाटा का बैग हो या व्यू बैग का बैग हो, दोनों एक ही होते हैं। तो डाटा जहाँ से मर्जी भेजे, जहाँ से मर्जी रिसीव करे, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये हमने व्यू बैग और व्यू डाटा को देख लिया। इसके अलावा हमारे पास एक होता है सेशन, लेकिन सेशन हम यूज़ नहीं करते, सेशन नॉट रिकमेंडेड है। इस तरह की चीज़ भेजने के लिए सबसे जो बेस्ट अप्रोच है वो मॉडल की अप्रोच है। अब हम मॉडल के थ्रू मतलब ये चीज़ भेजते हैं। देखिए हमारे पास एक नेम है, प्रोफाइल है, प्रोफेशन है, डेट ऑफ बर्थ है, चार चीज़ें हैं जो हम एक किसी मॉडल में रख के इकट्ठी हम भेज सकते हैं। मॉडल में रखने का क्या मतलब है, मॉडल में यहाँ पे मैंने एक मॉडल बनाया। अक्सर जो मैंने इस तरह की चीज़ें भेजता हूँ वो करेंगी, वो मुझे मुख्तलिफ जगहों पे इनको यूज़ भी करना होगा। तो ये मैं पर्सन नाम का एक मॉडल बना लेता हूँ, नाम कोई भी आप दे सकते हैं। इसमें वो चारों प्रॉपर्टीज रख देता हूँ, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, प्रोफेशन, स्ट्रिंग क्या क्या चीज़ें थी मैं ज़रा देख लूँ। नेम था, डेट ऑफ बर्थ थी, प्रोफेशन था और प्रोफाइल थी। प्रोफाइल और डेट टाइम में डेट ऑफ बर्थ, ये चारों चीज़ें मैंने एक मॉडल में रख दी। इसको हम कहते हैं ये एक मॉडल बन गया। ठीक है, ये एक कंटेनर बन गया। ये समझे कि ये एक मिनी बैग बन गया। जिस तरह हम बैग्स में डाटा सेंड कर रहे थे ना, ये भी एक बैग है, लेकिन इस बैग में डिफरेंट हमारे वो यूनिट्स बने हुए हैं, डिफरेंट एरिया बना हुआ है। इसमें इस जगह पे नेम स्टोर होगा, इस जगह प्रोफेशन, प्रोफाइल, और इस जगह पे डेट ऑफ बर्थ शो होगी। मतलब ये समझिए कि एक बैग में चार खाने हैं और हर खाने में अपनी अपनी चीज़ स्टोर होगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमने एक मॉडल बनाया है। उम्मीद है आप मॉडल की अफादियत को समझ गए होंगे कि जो आपका डाटा सेपरेट सेपरेट पड़ा होता है उसको जब आपने एक जगह इकट्ठा रखना होता है तो वो एक क्लास में रख लेते हैं जिसको मॉडल कहते हैं, और जहाँ भी सेंड करनी होती है तो फिर हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट सेंड कर देते हैं, और रिसीव करने में फिर हमें आसानी होती है। अब देखिए ये सारा डाटा जो यहाँ तक मैंने इंडेक्स पे काम किया, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इंडेक्स की जगह वाया मॉडल नाम दे देता हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैं डेटाबेस से गेट करनी थी गेट कर ली। अब ये सारा काम मुझे करने की ज़रूरत नहीं। अब मज़े की बात यह है कि मुझे ये सारी वेरिएबल्स भी अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं पर्सन का एक मॉडल बनाऊंगा, लेकिन ये पर्सन कंट्रोलर कह रहा है, कंट्रोलर का नाम पर्सन कंट्रोलर है, मॉडल का नाम सिर्फ पर्सन है। मैं पर्सन लिख के ऑल्ट इंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ये यूजिंग में ई कॉमर्स सोल्यूशन डॉट मॉडल्स। ये मॉडल वाला फोल्डर यूज़ करें। जब मॉडल वाला फोल्डर यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसी के अंदर पर्सन की क्लास है, तो ये हमें एक्सेसिबल हो जाएगी। या फिर दूसरा तरीका है कि यहाँ पे आप क्लिक करें और रिजॉल्व पे जाएं। यहाँ पे रिजॉल्व आ रहा होता है, बात सूरतों में नहीं भी आ रहा होता, तो यहाँ पे भी आ रहा होता है। ये आ गया यूजिंग ई कॉमर्स सोल्यूशन। या आप मैनुअली करना चाहें तो आप देख लें कि आपका यहाँ पे
जो मेन सोल्यूशन है वो ई कैमरा सोल्यूशन है। उसके बाद आपके पास मॉडल्स के नाम से है, यानी कि ये पर्सन के ऊपर अगर आप जाएं तो इसका नेम स्पेस है ई कैमरा सोल्यूशन डॉट मॉडल्स। और जबकि आप जिस कंट्रोलर में काम कर रहे हैं ये वाला, इसका जो नेम स्पेस है वो ई कैमरा सोल्यूशन डॉट कंट्रोलर्स है। तो अगर सेम एक जैसे नेम स्पेस हो तभी तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो उसे एक्सेस कर लेता है डायरेक्ट। लेकिन अगर डिफरेंट हो तो फिर हम लिखते हैं यूजिंग ई कैमरा सोल्यूशन डॉट मॉडल्स। अब जितने भी मॉडल का कोड है वो हमें यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेसिबल होगा। जब मैं पर्सन लिखूंगा तो ये खुद आइडेंटिफाई कर लेगा इसको। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता कि यहाँ मैंने कैसे लिखना है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और मैं सिर्फ जस्ट स्पेलिंग मैंने ठीक लिखने हैं, और फिर ऑल्ट इंटर प्रेस करना है। पर्सन, कंट्रोल इंटर करें या सॉरी ऑल्ट इंटर करें तो ये देखें, ये विजुअल स्टूडियो 2019 में इसकी कमांड ऑल्ट एंटर है। वैसे पुराने विजुअल स्टूडियो में कंट्रोल डॉट है, और कंट्रोल डॉट नए वाले में भी चलती है, यानी अगर यहाँ पे आप कंट्रोल डॉट प्रेस करें तो यहाँ पे भी एक्सेसिबल होगा और पुराने विजुअल स्टूडियो में। और नई कमांड जो है इस विजुअल स्टूडियो 2019 में, तो ऑल्ट एंटर भी है, कंट्रोल डॉट भी है। मैं कंट्रोल डॉट प्रेस करता हूँ तो ये देखें मुझे कह रहा है कि आप यूजिंग में लिखें, तो फिर ये है आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं यूजिंग में लिखा जो ही, और ये देखें इसने भी यही काम किया जो मैंने हाथ से लिखा था, यूजिंग ई कैमरा सोल्यूशन डॉट मॉडल्स। तो ये देखिए इसने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन इसने भी लिखा है, ऊपर नीचे की बात नहीं है, कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख दिया इसने, काम वही किया। पर्सन, तो इसका नाम है P1 कह देता हूँ, इज इक्वल टू न्यू पर्सन। अब मुझे स्ट्रिंग नेम कहने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास P1 में नेम मौजूद है, P1 डॉट नेम, नेम में ये स्टोर कर दिया। इसी तरह प्रोफेशन है मेरे पास, उस स्ट्रिंग में अलग वेरिएबल नहीं बनाता, P1 डॉट प्रोफेशन। और इसके बाद मेरे पास प्रोफाइल है, P1 डॉट प्रोफाइल। और डेट ऑफ बर्थ है, P1 डॉट डेट ऑफ बर्थ। ये सारा डाटा मैंने एक मॉडल में स्टोर कर लिया। अब मैंने जब सेंड करना है तो मैं इस व्यू बैग में इस पूरे मॉडल को रख के भी ले जा सकता हूँ, यानी मैं कहीं यूँ रखूँ व्यू बैग डॉट पर्सन इज इक्वल टू P1। ये मैंने सारा डाटा व्यू बैग में रख दिया। या मैं ऐड व्यू करता हूँ, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे मैं व्यू बैग में वही चीज़ रिसीव कर लूँगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि अब नॉर्मल स्ट्रिंग वगैरह होती है जिस पे कोई ऑपरेशन नहीं करना होता, तब तो हम वो डायरेक्ट एट द रेट व्यू बैग लिख के एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने नेम था तो व्यू बैग डॉट नेम कर लिया मैंने। अब मेरे पास ना पर्सन के नाम से स्टोर है, और पर्सन में फर्दर नेम है, एड्रेस है, या प्रोफेशन वगैरह है। मैंने इसके ऊपर मजीद ऑपरेशन करना है, तो ये तो डायनेमिक वेरिएबल है, ये तो एरर देगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा मैं ठीक लिख रहा हूँ या नहीं। तो मैं यहाँ पे पर्सन का ऑब्जेक्ट बना लूँगा, पर्सन पी इज इक्वल टू व्यू बैग डॉट पर्सन। व्यूबैक डॉट पर्सन के नाम से मैंने पी ऑब्जेक्ट ले लिया। अब यहाँ पे वो टेबल बनाए, या इस तरह आप लिख दें H1 में, चल लिख दें योर नेम इज एट द रेट पी डॉट नेम, कॉमा, एंड प्रोफेशन, प्रोफेशन इज इक्वल टू पी डॉट प्रोफेशन, एंड योर डेट ऑफ बर्थ इज पी डॉट डेट ऑफ बर्थ डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। ये आ गया। अब यहाँ पे इसकी मैं प्रोफाइल शो करवाना चाहता हूँ। प्रोफाइल शो करेंगे, मैं डिव बना लेता हूँ। डिव के अंदर मैंने आपको पहले बताया था HTML डॉट ड्रा यूज़ करते हैं जब आपका HTML में डाटा आ रहा हो। पी डॉट प्रोफाइल रन किया, और वाया मॉडल के नाम से हमने एक्शन का नाम रखा हुआ है, तो स्लैश पर्सन स्लैश वाया मॉडल। आप देख लें कि ये सारा कुछ आपके पास आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे प्रोफेशन नहीं लिखना था। अच्छा मैंने वो HTML जो है ना वो प्रोफेशन में स्टोर कर दिए। ये देखे दोनों जगह मैंने प्रोफेशन लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिखना था प्रोफाइल, प्रोफाइल। सेव किया, कंट्रोल F5 किया दोबारा, और इसी पेज को दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखें, your name is Isnan, profession software developer and IT trainer, and your date of birth is 23rd March 1986। और ये सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड IT ट्रेनर
इसमें अच्छा, इसमें अभी हमने फिर गलत स्टोर किया मेरे ख्याल में। आप प्रोफाइल हमने दिखानी है, जिसमें हमारे पास ये सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड आईटी ट्रेनर बोल्ड आ रहा होगा, तो यहाँ प्रोफाइल सेव किया। तो ये देखें, ये बोल्ड हो गया, ये अंडरलाइन हो गया। तो अब देखिए कितना आसानी के साथ हमने जब व्यू बैग को यूज़ किया, तो मतलब सारा डाटा इकट्ठा व्यू बैग में ले आए, और व्यू बैग के थ्रू हमने यूज़ कर लिया। पहले हमने व्यू बैग के जरिए अलग अलग किया था, अभी भी हमने मॉडल डाटा सेंड नहीं किया। ये एक मैंने आपको एक तरीका बताया कि जो आपकी मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, अगर वो एक मॉडल में इकट्ठी करके आप भेजना चाहें तो यूँ आसानी के साथ भेज सकते हैं। अब जब हम मॉडल में भेजते हैं तो फिर हम व्यू बैग यूज़ नहीं करेंगे। आप व्यू बैग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मॉडल में रिटर्न व्यू के अंदर आप यही ऑब्जेक्ट भेज देंगे, तो ये डाटा सेंड होगा वाया मॉडल। अब आप यहाँ पे आए, जैसे आपने यहाँ पे पर्सन लिया, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपको लिखना है कि @मॉडल। मॉडल क्या होगा? मॉडल पर्सन है। इसको आपने एक जगह बताना होता है कि आपका डाटा जो कंट्रोलर से आएगा उसका मॉडल क्या होगा। मॉडल की टाइप क्या होगी? आपने बता दिया मॉडल की टाइप पर्सन होगी। अब आपको यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये सारा भी आप कमेंट कर दें। H1 योर नेम इज @मॉडल। अच्छा, मॉडल बनाते वक्त के मॉडल कौन सा होगा? डिक्लेयर करते वक्त हमें एम लोअर केस में लिखना है, और जहाँ भी आप मॉडल को यूज़ करना है हमने एम कैपिटल लिखना है। मॉडल डॉट, देखिए हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ गई। नेम, अब जैसे पी डॉट नेम था, ऐसे मॉडल डॉट नेम करेंगे। प्रोफेशन, मॉडल डॉट प्रोफेशन, एंड डेट ऑफ बर्थ इज मॉडल डॉट डेट ऑफ बर्थ डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। और इसके बाद हमने एक डिव बनाई थी, HTML डॉट ड्रॉ किया था, मॉडल डॉट प्रोफाइल, सेव किया, कंट्रोल F5 प्रेस किया। सेव ना भी करे तो कंट्रोल F5 प्रेस करने पे वो ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। पेज रिफ्रेश किया, देखिए इसके भी सेम आउटपुट है। लेकिन अब हमारे पास फ़ायदा ये है कि हमने डाटा जो है वो मॉडल के थ्रू सेंड किया। हमने मॉडल को यहाँ डिक्लेयर किया कि मॉडल की ये टाइप होगी, और ये सारा डाटा यहाँ पे आ गया। अब मॉडल की एक चीज़ जो है मॉडल के थ्रू भेज सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से मॉडल के थ्रू भेज सकते हैं। और व्यू बैग और व्यू डाटा जितने मर्जी साथ एडिशनल बना लें। अब फ़र्ज़ किया मैंने करंट जो टाइम है इस वक्त, करंट टाइम इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। करंट टाइम मेरे पास आ गया। अब मैं व्यू बैग डॉट करंट टाइम इज इक्वल टू करंट टाइम CT के नाम से मैंने टाइप रख दिया। मैं व्यू पे गया, राइट क्लिक की, गो टू व्यू कर लिया। या यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि आप अगर पर्सन के फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे वाया मॉडल का एक फाइल बनी हुई है। अब यहाँ पे जो आपने व्यू बैग के थ्रू चीज़ सेंड की थी, व्यू बैग डॉट करंट टाइम के नाम से आपने भेजी थी, और उसकी टाइप क्या थी? डेट टाइम थी, और CT रख दें या करंट टाइम रख दें, जो भी। और यहाँ पे मैं एक और H1 बनाता हूँ जिसमें ये CT डॉट टू शार्ट टाइम स्ट्रिंग। टाइम में मैं देखना चाहता हूँ क्या टाइम आ रहा होगा। अब आप रिफ्रेश करें, देखिए 5:45। इसमें सेकंड्स इंक्लूडेड नहीं है, तो अगर मैं कस्टम फॉर्मेट लेना चाहता हूँ तो स्ट्रिंग करें, आवर्स दिखाए, मिनट्स दिखाए, और गलबन SS होते हैं, TTAM PM होता है, वो मुझे देखना पड़ेगा SS है या सेकंड्स के लिए या क्या है, चेक कर लेंगे। हाँ SS ही है, देखिए 4:36 है। फिर रिफ्रेश किया, 40 सेकंड्स हो गए, देखें 42 हो गए। तो ये मैंने व्यू बैग के थ्रू भेजा, ये सारा मॉडल के थ्रू भेजा, और इसी तरह साथ में डाटा के थ्रू भी भेजना चाहो तो वो तो मैंने आपको पहले ही भी बता दिया कि व्यू बैग के थ्रू भेजें या व्यू डाटा के थ्रू भेजें। आगे आप रिसीव व्यू बैग के थ्रू करें या व्यू डाटा के थ्रू करें, आप कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो पार्शियल व्यूज़ क्या है। पार्शियल व्यूज़ का क्या मतलब होता है?
फॉर एग्जांपल हम कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं, एक रियूजेबल कंपोनेंट है जो कहीं भी यूज़ किया जा सकता। कैसे? मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे बाइक है, बाइक पे आप जो शीशा लगवाते हैं, मिरर, तो वो आमतौर पे एक स्टैंडर्ड पार्ट होता है। वो CD70 को भी लगता है, वो हबीब मोटरसाइकिल को भी लगता है, वो मेट्रो को भी लगता है, और वो किसी और कंपनी के मोटरसाइकिल को भी लग जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड पार्ट है। ये बजाय इसके कि हर कंपनी खुद से अलग अलग बना रही हो, होंडा अलग बना रहा हो अपना, मिरर अलग बना रहा हो, दूसरी कंपनी अपना मिरर अलग बना रही हो, तो आप सोच सकते हैं कि कॉस्ट बढ़ जाएगी। ज़ाहिर है, जब हर कोई अलग अलग इंडस्ट्री लगाएगा, ज़्यादा मैन पावर चाहिए होगी काम के लिए। इसके बरक्स अगर एक कंपनी को ठेका दिया जाए कि वो मतलब ये सारी चीज़ें वो खुद ही बनाए स्टैंडर्ड पार्ट, और तमाम कंपनीज को सेल करे, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अच्छी रहेगी। हमारे पास भी जो पार्शियल व्यू है, उसका कंसेप्ट कुछ इसी तरह से है। एक ऐसी चीज़ जो मुख्तलिफ पेजेस पे यूज़ होनी है, तो उसको हम पार्शियल व्यू बना लेते हैं। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ वेदर की, कि इस वक्त करंट टेम्परेचर क्या है, ये मैं कुछ पेजेस पे दिखाना चाहता हूँ, कुछ पेजेस पे नहीं दिखाना चाहता। तो यहाँ पे मैं एक व्यू बनाऊंगा। मैं शेयर्ड में ही बना लेता हूँ, आप कहीं भी बना सकते हैं। मैं शेयर्ड में पार्शियल के नाम का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। वैसे ज़रूरी नहीं कि आप फ़ोल्डर बनाएं, आप डायरेक्ट शेयर्ड में भी रख सकते हैं, और डायरेक्ट आप व्यूज़ वाले फ़ोल्डर में कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि आपने इसका पाथ बताना होता है जहाँ आपने रखा होता है। वैसे मैं पार्शियल्स के नाम से बना लेता हूँ, जितने भी पार्शियल पेजेस होंगे मैं यहाँ रखूँगा। या मैं कोई वेदर की एक एपीआई यूज़ कर रहा हूँ, एपीआईज़ के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे एक व्यू ऐड कर रहा हूँ और इसको कह रहा हूँ क्रिएट एज पार्शियल व्यू। पार्शियल व्यू का मतलब है कि वो ब्लैंक व्यू होगा, उस पर कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ये नहीं भी टिक लगाते, लेआउट लगाते हैं, नहीं लगाते, कुछ भी करते हैं, बस आप एक दफ़ा व्यू ऐड कर देंगे, बेसिकली तो ये CSHTML पेज ही होगा, और तो इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आमतौर पे इसको हम अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल में अंडरस्कोर के नाम से नहीं किया, इसका नाम क्या रखा, इसका नाम व्यू रखा है। तो यहाँ मैं इसको पार्शियल व्यू 1 कह देता हूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर पार्शियल व्यू 1, PV1 के नाम से इसको नेम दे दिया। अब इसमें जो कुछ लिखा हुआ है सारा मैं कंट्रोल डिलीट, ये पार्शियल व्यू है। ठीक है, पार्शियल व्यू मतलब एक पार्ट है, पूरे व्यू में से कोई एक छोटा सा पार्ट है। तो इसमें मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, करंट टेम्परेचर इज 37 C। ठीक है, वेदर इज कूल एंड इट इज रेनिंग। रेनिंग अगर हो रही है तो फिर हम टेम्परेचर कम कर लेते हैं, 37 के बजाय 27। और यहाँ पे मैं एक H1 बना लेता हूँ, कहता हूँ वेदर इन्फो। ये मैंने एक पार्शियल व्यू बनाया, और इस सारे को मैं एक अगर डिव में रख लेता हूँ, और यहाँ पे स्टाइल बैकग्राउंड रेड, कलर वाइट, बॉर्डर 1px, सॉलिड सिल्वर, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5px ग्रोव सिल्वर। ठीक है, और इसकी विड्थ जो है वो ऑटो कर देता हूँ, ऑटो, और सॉरी मार्जिन ऑटो कर देता हूँ, और विड्थ क्या देता हूँ 30%। ये मैंने एक छोटा सा कंपोनेंट बना लिया, जिस तरह आपको मैंने बताया, ये एक मैंने मिरर बना लिया जो किसी भी पेज पे आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। मैं जूम कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मेरे पास वाया मॉडल के नाम से एक मॉडल था, मैं यहाँ पे इसको यूज़ करना चाहता हूँ। ये जो H1 है, और ये जो कुछ टाइम शाइम लिखा हुआ है, और प्रोफाइल का डाटा शो रहा है, इनके बीच में यहाँ पे मैं वेदर की इन्फो दिखाना चाहता हूँ। कैसे यूज़ करूँगा? @await। इवेट क्या होता है, ये हम C# के एडवांस टॉपिक्स में जाकर डिस्कस करेंगे। यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं सिंटेक्स लिख लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। HTML.partial async, आगे क्या स्ट्रिंग में पार्शियल व्यू का नाम बताएं।
जहाँ भी आपने पाथ बताना हो कंप्लीट, तो आप टिल्डा साइन से स्टार्ट करते हैं और स्लैश, इसका मतलब है कि आप यहाँ रूट वाले फोल्डर पे पहुँच गए, ये ई कैमरा सोल्यूशन में पहुँच गए। इसके बाद आपने आना है व्यूज़ में, कैमरा सोल्यूशन के अंदर व्यूज़, व्यूज़ के अंदर शेड का फोल्डर बना हुआ है, शेड के अंदर मैंने पार्शियल्स के नाम से फोल्डर बनाया है, और पार्शियल्स के अंदर अंडरस्कोर pv1.cshtml के नाम से एक पेज बना हुआ। मैं कंट्रोल F5 करता हूँ, ये वाया मॉडल ही था। अब ये देखिए वेदर इन्फो जो मैंने बनाया था, यहाँ पे मैंने वो कंपोनेंट शो कर दिया, वो जो भी उसमें डाटा लिखा था वो डाटा मुझे यहाँ पे विजिबल हो गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी हो, और पेज के एंड पे ना यहाँ पे फुटर के अंदर भी हो, फुटर के अंदर हो। तो मुझे फुटर तो मैंने लेआउट पेज पे बनाया हुआ है, आपको मैं सिलाने के लेआउट पेज भी बनाया हुआ है, तो फुटर के अंदर मैं @await HTML यार पार्शियल सिंक, और ये मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि ये पूरी लाइन ही कॉपी कर लेता हूँ, मैं जहाँ जहाँ यूज़ करना चाहता हूँ इसको मैं यूज़ कर लूँगा। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल फुटर में यहाँ बॉटम पे रखना है, तो ये देखिए यहाँ पे भी आ गया। ये एक पार्शियल व्यू है जिसको आप किसी भी जगह किसी भी पेज पे इसको यूज़ कर सकते हैं, ये कंपोनेंट बना लेते हैं और उस कंपोनेंट को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो पार्शियल व्यू को ये कंसेप्ट होता है, जहाँ हमें ज़रूरत होती है हम इसको शो करवा देते हैं, जबकि लेआउट पेज में हम जो चीज़ डिफाइन करते हैं वो तो लाजमन शो होती है। अब मतलब लेआउट पेज के अंदर इस पार्शियल व्यू को रख दिया है, तो लेआउट पेज पे ये मस्ट है कि ये डिस्प्ले होगा। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी सूरत हाल होगी कि मैं अगर अपना यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे वाया मॉडल है, यहाँ पे मैं अपना दिखाना चाहता हूँ सेंटर में, तो ये बॉटम पे नहीं आना चाहिए। और अगर यहाँ पे मैं सेंटर में कोई और पेज है, मैं यहाँ पे मेरे ख्याल में मैंने बनाया होगा टेस्ट के नाम से HTML और HTML2 बनाया हुआ है, तो यहाँ पे टेस्ट के अंदर HTML, तो यहाँ पे नीचे आ गई वेदर इन्फो, और HTML2 इसमें भी वेदर इन्फो आ गई। अब HTML2 में मैं वेदर इन्फो यहाँ सेंटर में शो कराना चाहता हूँ, एंड वाले में शो नहीं करवाना चाहता हूँ। क्या करेंगे, आप देखें HTML2, इसमें मैं यहाँ पे शो किया, H1 लिखा, HTML2 एंडिंग, और यहाँ लिख देता हूँ HTML2 स्टार्टिंग। स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में मैंने पार्शियल व्यू शो करवा दिया है। ये देखिए स्टार्टिंग एंडिंग बीच में पार्शियल व्यू आ गया, लेकिन अब मुझे यहाँ एंड पे नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, क्या मैं ऐसा वेब पेज, एक लेआउट पेज बनाऊंगा जिसमें मुझे एंड पे नहीं चाहिए होगा, और एक ऐसा बनाऊंगा जिसमें एंड पे चाहिए होगा? तो ये एक चीज़ के फ़र्क से हम पूरा व्यू तो नहीं डुप्लीकेट कर सकते ना, एक लेआउट तो डुप्लीकेट नहीं बना सकते। तो आपने व्यू बैक को पढ़ा था, आपने कंट्रोलर से डाटा सेंड किया था अपने व्यू को, तो आपके व्यू को कंट्रोलर से डाटा जो व्यू बैक के थ्रू आपको मिल गया था, वह मॉडल भेजा था, मॉडल के थ्रू भी मिल गया। लेकिन अब आप अपने व्यू से अपने लेआउट पेज को डाटा सेंड करना चाहते हैं, यानी कि HTML2 से आप अंडरस्कोर एडमिन लेआउट को डाटा सेंड करना चाहते हैं, तो ये तरीका आप व्यू बैक के थ्रू कर सकते हैं, कुछ नहीं। आप बेशक व्यू बैक कंट्रोलर के अंदर डिफाइन करें तो भी आपके लेआउट पेज पे पहुंच जाएगा, और आप अपने व्यू पे डिफाइन करें तो भी पहुंच जाएगा। कैसे, मैं यहाँ पे दोनों जगह डिफाइन कर लेता हूँ। ये HTML2 में मैं गो टू कंट्रोलर करता हूँ राइट क्लिक करके, तो ये मेरे पास HTML2 है। यहाँ पे मैं एक व्यू बैग में रखता हूँ, कोई भी नेम, व्यू बैग ऑलरेडी, ये हाइट वेदर विजिट इज इक्वल टू ट्रू, मैंने रख दिया। या फिलहाल मैं इसको कर लेता हूँ, यस कर लेता हूँ। ओके, व्यू बैग डॉट हाइट विजिट, गो टू व्यू किया, ये व्यू आ गया। यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि इसमें क्या वैल्यू आ रही है, यस आता है या नहीं आता। रिफ्रेश किया, देखें यस आ गया। तो इसका मतलब है कि जो भी मैं चीज़ यहाँ सेंड कर रहा हूँ मुझे कंट्रोलर से अपने व्यू पे मिल रही है, और वही चीज़ अगर मैं लेआउट पेज पे एक्सेस करना चाहूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँ पी बना लूँ, और यहाँ पे
@viewback. मैंने शायद कॉपी किया हुआ है। ये हाइड वेदर इन्फो, हाइड वेदर विजेट। अब मैं रिफ्रेश करूं, ये देखें, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये इस लेआउट पेज की वजह से आ रहा है। ये देखिए मैंने सबसे टॉप पे लिखा था यहाँ पे बॉडी के फौरन बाद, याद है कि बॉडी के फौरन बाद यस आ गया और आगे सम डाटा, ये हेडर वगैरह बाद में बना हुआ, तो ये देखिए हेडर बाद में बना। तो मतलब आप कंट्रोलर में जो चीज़ व्यू बैग में रखेंगे वो आपके उस कंसर्न व्यू में भी मिल रही होगी, और व्यू जो उसका पेरेंट होगा यानी कि जो लेआउट पेज है उस लेआउट पेज को भी वो डाटा सेंड कर रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोलर में हाइड विजेट को यस कर लूँ तो भी ठीक है, वैसे मैं बुलियन में रख लेता हूँ ट्रू, कि हाँ हाइड कर दो, और यहाँ पे मैंने खुद से इसको डिस्प्ले करवा दी है, तो वो नीचे जो बॉटम पे आ रहा है वो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा कि लेआउट पेज पे जाऊँगा, और लेआउट पेज में ये जो मैं एसिंक कर रहा हूँ, एवेट कर रहा हूँ HTML डॉट पार्शियल एसिंक को, इसको मैं यहाँ पे @ में लिखता हूँ, @if व्यू बैग डॉट, एक मिनट, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे जो था हाइड वेल, अगर उसमें व्यू बैग में नॉट आ रहा है, ठीक है, अगर व्यू बैग में विजिट नो आ रहा है, या मैं कहता हूँ इज इक्वल टू ट्रू, अगर ये ट्रू आ रहा है तो तब तो मैंने ये हाइड करना है। तो इसको मैं कहता हूँ अगर ट्रू नहीं आ रहा तो फिर ये दिखा दें, अगर हाइड में ट्रू आ रहा है तो मतलब हाइड करना, फिर नहीं दिखाना। अब इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा है, मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो एक दफ़ा आ रहा है, दूसरी दफ़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इस कंट्रोलर में हाइट को यस भेजा हुआ है, तो यहाँ पे कंडीशन के तहत वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब जो मैंने कंट्रोलर में भेजा था यहाँ पे, ये ज़रूरी नहीं कि मैं कंट्रोलर में डिफाइन करूँ, ये मैं व्यू में जाके भी बना सकता हूँ। जो कंट्रोलर में व्यू बैग रखूँगा वो भी जाएगा, और अगर यही व्यू बैग मैं अपने व्यू में रख दूँ तो भी जाएगा। रिफ्रेश करके देंगे, ये देखें, एक दफ़ा आ रहा है, दूसरी दफ़ा नहीं आ रहा। और HTML1 पे जाता हूँ, सॉरी 1 को मैंने सिर्फ HTML लिखा हुआ है, 1 नहीं लिखा हुआ। इसमें देखें सेंटर में आ रहा है HTML2 में, और HTML में बॉटम यानी फुटर में आ रहा है। तो इस तरह से हम कुछ कम्युनिकेशन करते हैं, हम कंट्रोलर से व्यू को डाटा सेंड करते हैं, व्यू से लेआउट पेज को सेंड करते हैं। इसी तरह अगर मैंने पार्शियल व्यू को कुछ डाटा सेंड करना है तो वो भी सेंड हो जाता है, लेकिन उसका तरीका ये नहीं होता, वो व्यू बैग से डाटा नहीं लेता, उसका अपना अलग व्यू बैग होता है। अगर यहाँ भी मैं पार्शियल व्यू रेंडर कर रहा हूँ, वहाँ मैं कामा लगाता हूँ, तो यहाँ मेरे पास टी मॉडल आ रहा है। तो जैसे मैं कंट्रोलर में वाया मॉडल डाटा सेंड करता था ना, यहाँ से मैंने एक वाया मॉडल के नाम से बनाया था ये, और यहाँ मैंने बताया था कि मॉडल जो है पर्सन टाइप का होगा वगैरह वगैरह। इसी तरह यहाँ से मैं, मसलन मेरे पास यहाँ पर्सन का ऑब्जेक्ट है, पर्सन पी इक्वल टू न्यू पर्सन, और ये मैं पी को भेजना चाहता हूँ मॉडल के तौर पे, सारे का सारा स्पार्शियल व्यू को भेजना चाहता हूँ। अगर स्पार्शियल व्यू में मैं यूज़र की कोई डिटेल दिखा रहा हूँ तो यहाँ मैं पी भेजूँगा, यहाँ पी भेजूँगा, तो ये जो _p1 डाटा एचटीएमएल बनाया हुआ है, इसमें फिर मैं यहाँ पे बताऊँगा कि @model पर्सन। अब नीचे मैं यहाँ @ मॉडल डॉट नेम करूँगा तो पर्सन का नेम आ जाएगा। तो यानी आप जिस तरह कंट्रोलर से एक चीज़ सेंड करते हैं, रिटर्न व्यू के अंदर लिख के सेंड करते हैं, यहाँ पे रिटर्न व्यू के अंदर आप P1 भेजते हैं, इसी तरह अगर आपने पार्शियल व्यू को कोई चीज़ सेंड करनी है तो वो आप यहाँ पे कॉमा लगा के सेंड करेंगे। आगे रिसीविंग वैसे ही होगी जैसे आप अपने नॉर्मल व्यू पे रिसीव कर रहे होते हैं, पार्शियल व्यू में भी ऐसे ही रिसीव करेंगे। अभी मैं ये पी को ख़त्म कर देता हूँ। इसी तरह अगर कॉमा लगाएं तो ये देखिए टी मॉडल बता रहा है, व्यू डाटा डिक्शनरी बता रहा है, यानी आप व्यू डाटा यहाँ से भेज सकते हैं। और मतलब ये 4 मेथड है, व्यू डाटा में जो चीज़ डिक्शनरी भेज रहे होते हैं वो इसी तरह ही होती है जैसे आपका व्यू बैग है। आप
डाटा की डिक्शनरी भेज देते हैं कि ये प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ये डाटा है। और मॉडल के थ्रू अगर भेजना चाहते हो तो सबसे बेस्ट अप्रोच है, आप आसानी के साथ वहाँ से गेट कर सकते हैं। काम ख़त्म कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ होती है सेक्शन के नाम से। फॉर एग्जांपल मैं ना डिफरेंट थीम्स यूज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक पेज है, मैं उसको ना यहाँ पे, ये मेरे पास एक पेज है, इसके अंदर ये हेडर है, ये बॉटम पे फुटर है, और ये मतलब लेफ्ट सेक्शन नहीं बनाता, हेडर फुटर बना लेता हूँ। पहले पेज में मुझे ये रेड चाहिए और बॉटम पे मुझे येलो चाहिए। जबकि कोई और पेज खोलूँगा तो चीज़ यही चाहिए मुझे, लेकिन अब रेड और येलो नहीं चाहिए, बल्कि मुझे थीम कुछ इस तरह चाहिए कि यहाँ पे ब्लू चाहिए और नीचे मुझे ग्रीन चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं हम? ये तो CSS का प्रॉब्लम है। CSS में हम कुछ इस तरह करते थे कि यहाँ पे हमने हेडर की एक CSS बनाई थी, और उसमें हमने लिखा था कि हेडर में जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हेडर हमने बैकग्राउंड रेड लिखा था, इसी तरह हमें यहाँ पे जो CSS लिखनी है वो कुछ इस तरह से लिखनी है, बैकग्राउंड ब्लू, ये चीज़। और अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो यहाँ पे HTML का टैग ओपन होगा, हेड का टैग ओपन होगा, हेड का टैग क्लोज होगा, इसी तरह बॉडी का टैग ओपन होगा, जो भी डाटा होगा यहाँ पे बॉडी का वो शो कराऊंगा, फिर बॉडी का टैग क्लोज होगा, फिर HTML का टैग क्लोज होगा। अब यहाँ पे जो हेडर है, यहाँ पे दो तीन तरीके हैं। मल्टी CSS यूज़ कर लूँ, CSS फाइल्स यूज़ कर लूँ, या इनलाइन डिफरेंट स्टाइल यूज़ कर लूँ, यानी कि इनलाइन मतलब सॉरी एम्बेडेड एम्बेडेड CSS यूज़ कर लूँ। एम्बेडेड CSS, ये मेरे पास सोल्यूशन है कुछ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैंने CSS लिखी कहाँ पे है, लेआउट पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने कस्टम CSS के नाम से एक रखी हुई है फाइल, और सारी CSS मैंने उसमें लिखी हुई है। अब मैं चाहता ये हूँ कि HTML1 पे मेरी कस्टम CSS अलग हो, HTML2 पे मेरी CSS अलग हो। अब कस्टम के बजाय इसका नाम मैं चेंज करता हूँ, ये www रूट में होती है CSS में, ये कस्टम के नाम से है। मैं इसको राइट क्लिक करके रीनेम करता हूँ और इसको मैं देता हूँ रेड ब्लू, मतलब टॉप रेड बॉटम ब्लू। और इसी तरह जहाँ पे ये यूज़ हो रही है इसको मैं देता हूँ रेड ब्लू। सेम इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ, कॉपी, Ctrl+C और इधर ही Ctrl+V किया, और रेड ब्लू के बाद मेरे पास है क्या स्टाइल लिखा था मैंने, रेड येलो और ग्रीन ब्लू। चले रेड ब्लू कर दिया तो मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ, रेड ब्लू, और यहाँ पे मैं ऑरेंज ग्रीन कर देता हूँ, ऑरेंज ग्रीन। इसका नाम मैं दे देता हूँ ऑरेंज डैश ग्रीन कर दिया। ये दूसरी CSS बना ली, इसमें टॉप पे ऑरेंज कलर होगा और यहाँ बॉटम पे ग्रीन कलर होगा। लेकिन ये जो रेड ब्लू है, टॉप पे रेड होगा, बॉटम पे ब्लू होगा, ये इसी तरह में चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास लेआउट पेज एक है और व्यू के हिसाब से हमने अलग अलग फाइल्स इंक्लूड करवानी है। तो मैंने आपको बताया था एक व्यू बैग के थ्रू हम कोई भी चीज़
वहाँ से सेंड कर सकते हैं व्यू से। अगर मैं व्यू से सेंड कर दूँ कि कौन सी CSS इंक्लूड करनी है, तो ये मेरे ख्याल में मैं आसानी काम कर सकता हूँ। हाँ, इसके तरीके डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको व्यू बैक से मतलब एक काम को मल्टीपल तरीक़ों से करने को बताऊँगा, ताकि प्रोग्रामिंग यही चीज़ है कि आप एक प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व करें। अब देखिए, मैं यहाँ पहले HTML1 पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं व्यू बैग में CSS पाथ, क्या बन रहा है मेरे पास, पाथ, पूरा पाथ भेज दें, फाइल का नेम भेज दें, पाथ हार्ड कोड लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं पूरा पाथ भेज रहा हूँ, स्लैश CSS स्लैश रेड ब्लू डॉट CSS। यहाँ पे ये CSS चलेगी HTML पे, और HTML2 पे जो मैं CSS रखना चाहता हूँ वो रेड ब्लू के बजाय मैंने दूसरी CSS बनाई थी, ऑरेंज ग्रीन। अब मैं लेआउट पेज पे जाता हूँ, और लेआउट पेज पे यहाँ पे जो CSS इंक्लूड करवाई है ना, यहाँ पे CSS लिखने के बजाय, इसका पाथ लिखने के बजाय, यहाँ पे मैं लिखता हूँ @व्यू बैग डॉट CSS पाथ। सारे फाइल सेव की और रिफ्रेश किया। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल में टिल्डा साइन साथ आ गया होगा, मैं अभी इसको वीपी सोर्स करता हूँ। हाँ, ये देखें यहाँ पे हमारे पास रिजॉल्व हुआ, तो ये टिल्डा साइन साथ आ गया ना, ये सर्वर साइड तक रहना चाहिए, ये क्लाइंट साइड में नहीं आना चाहिए। अभी ये मैंने पाथ लिखा है, उस पाथ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। हमें मैंने ये लिखा है, इसको भी ख़त्म, और यहाँ पे लिखा है ये भी ख़त्म। ये देख लें, हमारे पास ये आ गया HTML, और यहाँ पे मैं HTML2 ओपन कर लेता हूँ, ये 2 हो गया है। देख लें, टॉप बॉटम ऑरेंज ग्रीन, और ये रेड ब्लू। ये तो मैंने व्यू बैग में लिख के भेजा ना, तो ज़रूरी नहीं कि हम व्यू बैग में एक चीज़ होगी तो हम चलो व्यू बैग में लिख के भेज देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो हमने इस तरह भेजनी है, तो हम किस तरह करेंगे, इतना ज़्यादा व्यू बैग हम नहीं बना सकते। अभी मैं व्यू बैग वाला कोड कमिट कर रहा हूँ कि व्यू बैग भी हमारे पास एक सोल्यूशन था, लेकिन इस काम के लिए हम व्यू बैग को यूज़ नहीं करना चाहते। और ये भी कमेंट कर दिया कि ये हमने व्यू बैग से किया था। अब हम यहाँ पे ना एक एरिया डिफाइन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप, जैसे ये होता है ना, इंफॉर्मेशन यूनिट होता है हर हॉस्पिटल में, एक इधर आप एक इंफॉर्मेशन यूनिट बना लेते हैं, इंफॉर्मेशन डेस्क बना लेते हैं, जो बंदा भी आता है यहाँ से इंटरेक्शन करता है। या डोनेशन बॉक्स समझ लें, ये 2 डोनेशन बॉक्स हैं। इस वक्त कोरोना के मतलब अमराज चल रहा है, वबाई मर्ज, तो आप इसको लिख दें कोविड के लिए, और ये जनरल पर्पस डोनेशन आप यहाँ पे डालें। आपने 2 सेक्शन बना लिए, 2 एरिया बना लिए, एक एरिया में आपको जनरल फंडिंग वसूल होगी और एक कोविड से रिलेटेड फंडिंग रिसीव होगी। तो इसी तरह अगर हम व्यू में अपने यहाँ पे कुछ सेक्शन बना लें, सेक्शन बनाने का तरीका ये होता है, जैसे आपने रेंडर बॉडी लिखा है, आप रेंडर सेक्शन लिखें, ठीक है। ये आप एक लेआउट बना रहे हैं ना, इस लेआउट के नीचे बहुत सारे व्यूज़ होंगे, जैसे HTML एक व्यू है, HTML2 एक व्यू है, 2 व्यू इसके साथ लिंक्ड है। तो उन व्यूज़ में आप ये सेक्शन लाजमी रेंडर करना चाहते हैं या ऑप्शनल करना चाहते हैं। अभी लाजमी ऑप्शनल का क्या मतलब होगा, मतलब ये कि आप कहते हैं जो बंदा, जो व्यू इस लेआउट को यूज़ करेगा, उसके पास एक बॉडी के लिए डाटा भेजना ज़रूरी होना चाहिए। तो ये आप जितना डाटा इस व्यू पे लिख रहे हैं, ये सारे का सारा बॉडी में जाता है, ठीक है। मतलब ये सारे का सारा इस एरिया में जाता है। अब जो स्पेसिफिक आपने ये बनाया है, इसको आप डाटा स्पेसिफिक इसी को सेंड करेंगे। जो आम डाटा, जितना भी डाटा होता है व्यू के ऊपर, वो सारे का सारा रेंडर बॉडी में चला जाता है, माँ सिवाय सेक्शन डाटा के। सेक्शन डाटा कैसे, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं सेक्शन बनाता हूँ, सेक्शन को डाटा सेंड करता हूँ। रेंडर सेक्शन में यहाँ पे पहले नंबर पे इसका नाम होता है, तो मैंने इसका नाम CSS दे दिया, आप नाम कोई भी दे सकते हैं, और कॉमा आगे बूल में रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे नहीं बताता, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल में ये यस होता है, तो ये
रेंडर सेक्शन में ट्रू हो गया। अब अगर मैं सिर्फ सेक्शन मैंने बनाया और मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिएगा यहाँ पे मुझे एक्सेप्शन मिलेगी। ठीक है, ये बता रहे हैं इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन लेआउट पेज, पेज का नाम बता रहा है कैन नॉट फाइंड सेक्शन CSS इन द कंटेंट पेज। ठीक है, जो आपका व्यू होता है उसको हम कंटेंट पेज कहते हैं, और जो मास्टर पेज होता है, जो एक लेआउट होता है, उसको आप लेआउट पेज कहते हैं। कहते हैं लेआउट पेज में एक सेक्शन बना हुआ है, उसको डाटा नहीं मिला। ठीक है, जो कि आपका कंटेंट पेज है, तो अपने कंटेंट पेज पे जाएं, ये आपका कंटेंट पेज है HTML, इसमें कहीं आप सेक्शन का जिक्र ही नहीं कर रहे। अब मैं यहाँ पे सेक्शन का जिक्र करता हूँ एट द रेट रेंट एट द, वहाँ पे सेक्शन बनाने के लिए रेंडर सेक्शन और यूज़ करने के लिए एट द रेट सेक्शन, सेक्शन का नेम और ब्रैकेट्स, बस ये मैंने सेक्शन बना लिया। चाहे अभी मैं इसमें डाटा सेंड नहीं करता, लेकिन लेआउट का एक रूल था कि उसने एक सेक्शन बनाया हुआ था, मैंने अपने व्यू पे उस सेक्शन को लाजमी बनाना है। लेआउट समझ लें एक ड्राइंग है, और ये कंटेंट पेज आपका एक फिजिकली स्ट्रक्चर है। तो ड्राइंग में जो चीज़ बनी हुई थी, जो सेक्शन बना हुआ था, यहाँ आपने वो सेक्शन लाजमी बनाना है, चाहे उस सेक्शन के अंदर फर्दर काम ना करें। पेज को रिफ्रेश किया, अब देखें ठीक हो गया। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास दो CSS हैं, ये ऑरेंज ग्रीन वाली मैं यहाँ पे भेज देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ, पेज रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं व्यू पे सोर्स करता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैंने जो सेक्शन बनाया था ना, उस सेक्शन में जो डाटा सेंड किया था वो इसी जगह पे आया। मतलब ये मेरा लेआउट पेज था, और यहाँ पे मेरे पास कंटेंट पेज था ये वाला। अब जब भी मैं बात करूँगा कि इन दोनों को मर्ज करके एक व्यू बनेगा और यूज़र को नज़र आएगा, तो लेआउट पेज और ये पेज आपस में ऐसे मर्ज होंगे, ये इसके सेंटर में आएगा। लेकिन जो इसमें डिफरेंट सेक्शन बने हैं, मिसाल के तौर पे ये सेक्शन ऑरेंज बना हुआ है और ये ग्रीन बना हुआ है, सेम सेक्शन आप यहाँ पे बनाते हैं, ये आपने ऑरेंज बना लिया, ये आपने ग्रीन बना लिया। ऑरेंज के अंदर आपने कोई फाइल इंपोर्ट की या कोई टेक्स्ट लिखा या आपने ओ लिखा, और ग्रीन की जगह आपने जी लिखा। जब आप इसको लेके जाएंगे तो ये सबसे पहले क्या करेगा कि यहाँ से ऑरेंज वाला उठाएगा और ये ऑरेंज की जगह रख देगा, ग्रीन वाले सेक्शन को उठाएगा, इसको ग्रीन वाली जगह पे रख देगा। और इसके बाद जो आपका कोड बचेगा ना, वो आपका रेंडर बॉडी है, वो यहाँ पे बॉडी में आएगा। अब ज़रूरी नहीं कि ये दो सेक्शन है दोनों, ये कहीं भी हो सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि आपका कंटेंट पेज मल्टीपल सेक्शंस पे मुश्तमिल हो सकता है। हर सेक्शन का डाटा अपने मुतल्लिका सेक्शन को जाएगा, इसके अलावा जो डाटा बचेगा वो रेंडर बॉडी की जगह पे जाएगा। तो यूँ समझ लें कि जैसे मैंने ये सेक्शन CSS बनाया, तो एट द रेट सेक्शन बॉडी, ये बॉडी का एक सेक्शन है जिसमें ये सारा डाटा जा रहा है। वैसे मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये बनाना नहीं होता। ये जो पूरा कंटेंट है ये होता ही रेंडर बॉडी के लिए। पूरा कंटेंट रेंडर बॉडी की जगह पे जाएगा, सेक्शन CSS ये CSS वाले सेक्शन की जगह जाएगा, और इसी तरह कुछ और आप सेक्शन बनाएंगे तो दूसरी जगह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ भेज दी फाइल, यही सेक्शन मैं HTML2 में बनाता हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि आप टॉप पे बनाएं, कहीं भी बना सकते हैं, या मैं बॉटम पे बना लेता हूँ। और यहाँ पे ऑरेंज ग्रीन की जगह पे रेड, रेड ब्लू मेरे में मैंने बनाया था, हाँ रेड ब्लू CSS। अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये HTML है। ठीक है, ऑरेंज ग्रीन, और ये HTML2 है, रेड ब्लू। इसका व्यू पे सोच करता हूँ, तो इस पे आप देखें तो आपके पास जो फाइल इंक्लूडेड है वो रेड ब्लू डॉट CSS है। और इसका अगर मैं व्यू पे सोच करता हूँ, तो इस पे जो मेरे पास फाइल इंक्लूडेड है वो ऑरेंज ग्रीन इंक्लूडेड है। तो इस तरह से हम एक पेज पे रहते हुए ये डायनामिकली अलग अलग CSS रख सकते हैं। पार्शियल व्यू के थ्रू हम कुछ विजिट्स कुछ पेजेस पे शो कर सकते हैं, बाकी पे हाइड कर सकते हैं। और व्यू बैक के थ्रू भी ये काम करना चाहे तो हो सकता है, लेकिन जो प्रॉपर काम है वो सेक्शन के थ्रू होता है। अब एक और चीज़ है,
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जैसे CSS का एक सेक्शन बनाया मैंने HTML2 में, ऐसे ही मैं इमेजेस के नाम से या गैलरी के नाम से एक सेक्शन बना लेता हूँ, गैलरी। और यहाँ पे मैं बेशक उसमें मैंने वो CSS ही रखी हुई है, कोड कोई भी रखा हो, गैलरी के नाम से मैंने HTML2 में बनाई। मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं मुझे कोई एरर मिलता है कि नहीं यहाँ से, यानी एक ऐसे सेक्शन में डाटा भेज रहा हूँ जो इसके पेरेंट में इंक्लूडेड नहीं है। ये कहता है कि फॉलोइंग सेक्शन हैज़ बीन डिफाइंड, ठीक है, बट नॉट बिन रेंडर्ड बाय द पेज। कहते हैं आपने एक सेक्शन बनाया है, ये लेआउट पेज के ऊपर गैलरी नाम का सेक्शन है ही नहीं जिसको आप डाटा सेंड कर रहे हैं। मतलब मैं यहाँ से कहता हूँ आपको लोअर भेजता हूँ कि लोअर ना अपना ऑफिस में जाके ये डॉक्यूमेंट जमा कराएं, आप देखें तो वहाँ देते हैं तो डॉक्यूमेंट तो जमा कराना है लेकिन ऑफिस है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये लाहौर है एडमिन लेआउट, इसमें ये डॉक्यूमेंट गैलरी तो सबमिट, गैलरी नाम का ऑफिस ही नहीं है लाहौर में, ठीक है। तो जिस नाम से आप सेक्शन बनाते हैं वो सेक्शन लेआउट पे मौजूद है या नहीं, ये चीज़ आपने वेरीफाई करनी। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे CSS भेजना ही नहीं चाहता, ये मैं दोनों कमेंट कर लेता हूँ, तो फिर मुझे एरर देता है। दो एरर होते हैं, एक एरर देता है कि मेरा कंटेंट पेज पे एक सेक्शन बना हुआ था गैलरी, और मास्टर पेज पे या लेआउट पेज पे वो गैलरी बना हुआ नहीं था, तो इस चीज़ का एरर आया कि जिस सेक्शन में आप डाटा सेंड कर रहे हैं वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता वहाँ पे। एक ये आया। दूसरा एरर ये आया कि मैंने एक मास्टर पेज पे या जिसको लेआउट पेज कहते हैं, MVC के मतलब पुराने जो वेब फॉर्म थे उसमें हम इनको मास्टर पेज कहते थे, इस वजह से मैं मास्टर पेज भी कह देता हूँ। जो आपका लेआउट पेज है उस पे एक सेक्शन बना होता है, वो सेक्शन आपके व्यू पे अगर आप नहीं बनाते तो वो आपको एरर देता है कि लेआउट पेज पे एक मतलब सेक्शन बना है वो आपने व्यू पे नहीं बनाया। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं लेआउट पे बना हो लेकिन व्यू पे मैं बनाऊं या ना बनाऊं ऑप्शनल हो, तो आप इसको फॉल्स कर देंगे। बेसिकली आप ऐसे फॉल्स भी लिख सकते हैं, और ये ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं, इनको आप रिक्वायर्ड फॉल्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो जब आप रिक्वायर्ड फॉल्स लिखते हैं तो फिर आप यहाँ से इसको डाटा सेंड नहीं भी करेंगे तो एरर नहीं देगा। आप यहाँ पे देखें, मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए HTML2 में मैंने CSS का सेक्शन कमेंट किया हुआ है, तो तब भी ये ठीक है। और अगर मैं CSS के सेक्शन में डाटा भेजता हूँ तब भी ठीक है, लेकिन गैलरी के सेक्शन में नहीं भेजना क्योंकि गैलरी का सेक्शन वहाँ पे बना हुआ नहीं है लेआउट पेज पे, अब भी ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि गैलरी का सेक्शन उस लेआउट पेज पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, या मैं ये कहता हूँ कि अगर गैलरी के सेक्शन बना हुआ लेआउट पेज पे तो ये कोड भेजना चाहता हूँ, ये एरिया वहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, अदरवाइज नहीं दिखाना चाहता। कैसे चेक करूँगा कि कोई सेक्शन मास्टर इसके जो लेआउट पेज है उसमें बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ इज सेक्शन डिफाइंड, और यहाँ पे आप सेक्शन का नाम लिखेंगे गैलरी, अगर डिफाइंड है तो फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें आप जो भी डाटा भेजना है, या आप यहाँ पे पैराग्राफ भेजना है कि गैलरी डाटा गोज हेयर, और ये आप ख़त्म कर दें। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इसी तरह सेक्शन गैलरी, ठीक है। इसको आपने रखा, अगर गैलरी का सेक्शन डिफाइंड है तो फिर आपने सेक्शन बनाया हो, डाटा सेंड किया। अब आप देखें ये HTML2 में, अब देखें यहाँ पे एरर आता है, एरर आ गया, कहता है कि आपके ऊपर इस सेक्शन डिफाइन इज इनवैलिड। अच्छा, ये सॉरी, ये लेआउट पे हम चेक कर सकते हैं कि सेक्शन डिफाइंड है कि नहीं। चले फिलहाल इसको इग्नोर करें, लेआउट पे जाके हम इसको चेक करेंगे कि आपके क्लाइंट साइड मतलब आपके जो कंटेंट पेज है उससे कोई सेक्शन आपके लेआउट पेज को आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये उस चीज़ के लिए हम चेक कर सकते हैं। फिलहाल इसको कमेंट कर दें, गैलरी में आपका सेक्शन मास्टर पेज पे मेन पेज पे डिफाइन नहीं है तो आप यहाँ से डाटा सेंड नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम स्कैफोल्ड टेम्पलेट्स की तरफ जाते हैं। स्कैफोल्ड टेम्पलेट क्या होती है? आपका एक कोड का स्टैंडर्ड एक होता है, पार्ट होता है, जिसमें आप क्रिएट करते हैं यानी कि फॉर्म बनाते हैं, एडिट करते हैं,
वो भी फॉर्म ही होता है, लेकिन पहले से डाटा आपका फिल्ड होता है और डिलीट करते हैं, या आप डाटा की एक लिस्ट देखना चाहते हैं, उसके लिए जो बेसिक कोड आप लिखते हैं तो विजुअल स्टूडियो आपको वो कोड खुद ही लिख देता है, जिसको हम कहते हैं ये इसका फॉल टेम्पलेट है। मिसाल के तौर पे पर्सन का कंट्रोलर मेरे पास मौजूद है। यहाँ पे मैं एक रजिस्टर का मैकेनिज्म बना लेता हूँ। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट रजिस्टर रिटर्न व्यू, ऐड व्यू किया इसमें और ऐड कर दिया। देखिए ये मैंने नॉर्मल व्यू ऐड कर दिया गलती से। इसको देखते हैं कि ये मुझे क्या देता है। यहाँ पे मुझे सिंपल पेज देगा। लेआउट नल कर दिया, अगर लेआउट लगाया होता तो यहाँ पे वो लेआउट वाला बना देता। जैसे अभी मैं यहाँ पे लेआउट को टिक लगा के कर लेता हूँ ऐड व्यू, और यहाँ मैं कहता हूँ कि लेआउट को यूज़ करो, ऐड। कहता पहले से आपका व्यू बन चुका है, मैंने कहा ओवरराइट कर दें उसको। ये देखिए इसने ये बनाया। अब मैं यहाँ पे इसका फुल टेम्पलेट को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं ऐड व्यू करूँगा और ये देखिए टेम्पलेट में एम्प्टी टेम्पलेट आ रही थी विदाउट मॉडल। मेरे पास ये टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, क्रिएट, डिलीट, डिटेल्स, एडिट, ठीक है, और लिस्ट है और विदाउट मॉडल। फिर सबसे पहले मैं क्रिएट वाले टेम्पलेट को यूज़ करता हूँ। कहता है मॉडल की क्लास बताए, कौन सी आपकी मॉडल की क्लास है। मैंने कहा जी पर्सन की क्लास है। क्या ये लिस्ट ओपन करेंगे तो आपको सारी क्लासेस आ जाएंगे, उसमें से पर्सन आप ढूंढना। लेआउट पेज को यूज़ करना है, हाँ मैंने कहा यूज़ कर लें, ऐड करें, यस। अब ये एक फॉर्म खुद ही बना देगा आपको, जिसमें यूज़र की जितनी हमने इन्फो रखी हुई है वो कैसे लेनी है, वो सारा कुछ उसमें बना हुआ आपको मिल जाएगा। अच्छा, जब पहले से व्यू बना होता है और वो राइट करते हैं तो उस पर लेके नहीं जाता। आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, गो टू व्यू करें, फिर लेके जाता है। ये देखें इसने कुछ ये फॉर्म बना के दिया। ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन फिलहाल इसको हम देख लेते हैं कि ये आउटपुट हमें क्या देता है। तो हमने पर्सन के अंदर रजिस्टर का एक एक्शन बनाया, स्लैश पर्सन रजिस्टर। ये देखिए रजिस्टर का बनाया तो इसने खुद ही ये बना दिए, नेम, प्रोफेशन, प्रोफाइल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये इसने खुद बना दिए। हमें कहना नहीं पड़ा कि मतलब कितनी फील्ड्स हैं और कैसे रखनी है। जैसे मॉडल में थी इसने सारी बना दी। अब यही मॉडल आपके डेटाबेस में टेबल बनाया गया इसी तरह। और ये इसका फोल्ड टेम्पलेट जब हम आगे जाएंगे तो कंट्रोलर जैसे एम्प्टी बना रहे थे, इसका फोल्ड वाले तरीके से हम कंट्रोलर बनाएंगे तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के मेथड भी खुद ही बना देगा। इतना इजी होगा ये काम। हाँ, लेकिन जहाँ जहाँ हमें कस्टमाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी कस्टमाइजेशन करेंगे। वैसे नए लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी होती है कि खुद से बनी हुई मिल जाती है, लेकिन जब थोड़ा बंदा पुराना हो जाता है तो फिर अपने हाथ से कोड लिखने का ज़्यादा मज़ा आता है, और बंदा चाहता है कि वो खुद से कोड लिखे। बहरहाल इसको भी यूज़ करें और ख़ुद से कोड लिखना भी सीखें। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडल को थोड़ा ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे और इसके फुल टेम्पलेट्स देखेंगे, और HTML वगैरह के जो टेम्पलेट्स बनी बनाई हमें मिलती हैं ऑनलाइन। जैसे मैंने आपको बताया था थीम फॉरेस्ट है, उससे हमने टेम्पलेट्स लेनी है और कैसे यूज़ करनी है। फिर बीच में बूटस्ट्रैप भी यूज़ होता है, तो हमने बूटस्ट्रैप को भी पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरे ख्याल में हम अगर बूटस्ट्रैप को स्टडी कर लें और बाकी सारी चीज़ें जो मैं अभी बता रहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो सेकंड लेक्चर में रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे यहाँ पे हम एडमिन टेम्पलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। अब ये आपको कहीं कहीं से फ्री भी मिल जाती हैं, ढूंढना आपका काम है। गूगल से ढूंढें, कहीं ना कहीं से मिल जाएंगी। नहीं मिलती तो पैसों से तो मिल ही जाती हैं। इसी तरह जैसे ये ट्रियो के नाम से है, मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हैं ये। अच्छा, ये ना इस एक कंटेनर के अंदर दिखा रहा था, जैसे ये रिमूव फ्रेम, आप रिमूव फ्रेम करके देखें तो आपको ओरिजिनल नज़र आएगी। लाइव डेमो करें, सर ये भी ओपन हो रही है। यहाँ से साइन इन का कह रहा है, साइन इन कर लें। ये आपके पास एक टेम्पलेट बनी बनाई मिल गई, ठीक है, जिसमें यहाँ पे आप क्लिक करते हैं ये क्लोज हो जाती है, फिर क्लिक करते हैं ओपन हो जाती है। ये बेल पे क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन आ जाते हैं, यूज़र पे क्लिक करते हैं तो इसके कोई मतलब मेन्यू वगैरह खुल जाते हैं, और ई कॉमर्स वगैरह यहाँ पे वो चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये सारा डिज़ाइनिंग का काम होता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट से होता है। लेकिन इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते कि हमें ये चीज़ें तो बनी बनाई मिल जाती हैं,
हम अपना काम जो करना होता है वो सर्वर साइड का उस पर ज़्यादा फोकस होता है। तो हम अपने यहाँ लेक्चर्स में भी इसी तरह करेंगे। अब यहाँ तक व्यू डेमो करें, ये आपके पास आ गया, इसका डेमो करें। तो ये टम्पलेट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ टम्पलेट को यूज़ करेंगे, और कुछ लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा जहाँ से आप टम्पलेट्स फ्री डाउनलोड कर सकेंगे। कुछ टम्पलेट्स बता दूंगा, बाकी जो आपको पसंद आई वो अगर आपको फ्री चाहिए होगी तो वो फिर आपकी हिम्मत होगी कि आप कहाँ कहाँ से ढूंढते हैं। ये देखिए अभी ये कुछ इस तरह से टम्पलेट है, इसमें टॉप पे मेन्यू बनाया हुआ। बहरहाल जैसे जैसे आप फील्ड में आते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।